हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीमती सुमन राय, अध्यापिका श्री सत्य सेवा बालिका इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़, आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग समास पढ़ेंगे, समास प्रकरण। आज हम लोग समास पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोगों को बताया भी गया है और कोर्स दिया भी गया है सिलेबस कि क्या क्या किस कक्षा 9 में है, क्या 10 में है, क्या 11 में है, क्या 12 में है। तो बच्चों चारों कक्षाओं में 9, 10, 11, 12 चारों कक्षाओं में समास है। इसलिए मैं एक ऐसा वीडियो बना रही हूँ जिसमें से चारों कक्षाओं के बच्चे पढ़ लें। तो देखिए, समास प्रकरण। पहले समास की परिभाषा देखिए। जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों का लोप करके नए पद की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ऐसे बने शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। सम का अर्थ बच्चों होता है अच्छी तरह से। सम का अर्थ है बच्चों अच्छी तरह से, और आस का अर्थ होता है पास बैठना। आस का अर्थ होता है पास बैठना। तो बच्चों समास का शाब्दिक अर्थ है सम उपसर्ग के आस धातु में मिलने से समास शब्द की निष्पत्ति हुई है, रचना हुई है, जिसका अर्थ होता है बच्चों संक्षिप्तीकरण, यानी किसी बड़ी सी बात को संक्षेप में कह देना, छोटे में कह देना। जैसे एक उदाहरण है, ये था राजपुरुषः। राजपुरुषः ये छोटा हो गया, लेकिन इसका अर्थ क्या है? राजा का पुरुष, यानी राजा का आदमी। अब इसका जब हम विग्रह करते हैं बच्चों तो होता है राज्ञः पुरुषः, यानी राजा का आदमी। इसी तरह से धन वार्ता, धनस्य वार्ता, यानी धन के बारे में बातचीत। धनस्य वार्ता, धन के बारे में बातचीत। अब अगला प्रश्न आता है बच्चों विग्रह करना। पहले तो था समास। समास मतलब संक्षिप्तीकरण, किसी बड़ी सी बात को नियम पूर्वक, यह नहीं कि जैसे हो ऐसे तोड़ मरोड़ के, नहीं, नियम होता है किसी भी बात का संक्षिप्तीकरण करना, किसी भी वाक्य का संक्षिप्तीकरण करना एक नियम होता है। जैसे आप अपने देखिए, कवि कुल गुरु कालिदास, कवि कुल गुरु कालिदास, यह क्या हो गया? संक्षिप्त हो गया। कवियों के कुल के गुरु कालिदास, अब संक्षेप में हो जाता है कवि कुल गुरु कालिदास। ऐसे ही राज्ञः पुरुषः, धन वार्ता, यानी धनस्य वार्ता, धन के बारे में बातचीत, वो संक्षिप्त में हो जाता है धन वार्ता। विग्रह करेंगे तो हो जाएगा धनस्य वार्ता। तो विग्रह करना बच्चों समस्त पद को अपनी पूर्व विभक्तियों के आधार पर, समस्त पद को अपनी पूर्व विभक्तियों के आधार पर अलग अलग करना ही समास का विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। तो बच्चों समास के मुख्य रूप से 5 भेद हैं संस्कृत में। पहला है अव्ययी भाव समास। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पहला है अव्ययी भाव समास। समास के मुख्य रूप से संस्कृत में 5 भेद हैं बच्चों। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा है द्वंद्व समास, 5वां है केवल समास। अब बच्चों देखते हैं सामासिक पद। अब देखते हैं हम सामासिक पद। सामासिक पद या सामासिक शब्द। तो सामासिक शब्द समास के नियमों से बना शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। बच्चों पूर्व पद और उत्तर पद, समास में 2 पद यानी शब्द होते हैं। समास में 2 पद या 2 शब्द होते हैं। जैसे पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व माने पहले वाला पद, उत्तर माने बाद वाला पद।
दो पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। तो देखते हैं अब हम, जैसे है गंगा जल, गंगा का जल, इसमें पूर्व पद क्या है? गंगा, दूसरा पद यानी उत्तर पद क्या है? जल। तो अब हम पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास संस्कृत में बच्चों इसकी परिभाषा है, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव समास है। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव समास है। तो इस समास में बच्चों, अव्ययी भाव समास में प्रायः पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है। इस समास में पहला पद कोई अव्यय, उपसर्ग या निपात शब्द होता है और बच्चों दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है, फिर दोनों आपस में मिलकर अव्यय बन जाते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है। इस समास में पहला पद कोई अव्यय, उपसर्ग या निपात होता है, निपात शब्द होता है। दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है, फिर दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो वह पूरा का पूरा जो है अव्यय बन जाता है। तो बच्चों समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। समस्त पद जो होता है वह नपुंसक लिंग एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। तो देखिए समस्त पद मैंने अलग अलग ऐसे बना भी दिया है, आप देख भी लेंगे। ऐसे समस्त पद यानी यह पहले समस्त पद है, फिर विग्रह है, यानी समस्त पद का ही विग्रह किया जाता है। विग्रह मतलब अलग अलग करना और समस्त पद मतलब संक्षेप में कर देना। तो देखिए अव्ययी भाव समास का पहला उदाहरण है उपगंगम। उपगंगम, उपगंगम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा, समस्त पद मतलब छोटा है। उपगंगम, उप शब्द जो है वह अव्यय है। उप शब्द क्या है? पहला पद क्या है? अव्यय है। गंगम शब्द क्या है? दूसरा शब्द संज्ञा है। अब हम विग्रह करेंगे तो होगा गंगायाः समीपम। गंगायाः समीपम। दूसरा उदाहरण है यथा शक्ति। मैंने मुख्य उदाहरण दिया है जो कि आपकी परीक्षा में ही आता है, तो उसी को मैंने चुन करके दिया है। आप और कम से कम 15-20 ऐसे समस्त पद को ढूंढेंगे और विग्रह करेंगे, फिर हमें व्हाट्सएप पर भेजेंगे करके, गृह कार्य के रूप में करके हमें भेजेंगे। तो देखिए दूसरा है यथा शक्ति। यथा शक्ति, अब इसका विग्रह करेंगे हम। यथा शक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य। तीसरा है प्रतिदिनम। दिनम दिनम प्रति यानी प्रतिदिनम। फिर तीसरा है आजीवनम। आजीवनम जीवनस्य पर्यंतम। जीवन पर्यंत यानी जीवन भर। फिर है निर्दोषः। निर्दोषः, और देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि पहला पद अव्ययी भाव समास का सारा पहला पद जो है वह क्या है? अव्यय पद है। और आपको पता भी है कि अव्यय पद का कोई रूप नहीं चलता है, यह हर परिस्थिति हर उसमें एक ही समान रहता है। तो निर्दोषः, तो दोषाणाम अभाव यानी दोषों का अभाव। तीसरा है छठवां है अधिहरिः। अधिहरिः हर इति। हर इति। इसी तरह से आप खोज करके करेंगे, जैसे है निर्मच्छिकम, तो निर्मच्छिकम मच्छिकाणाम अभाव। निर्मच्छिकम, ऐसे ही आप खोज करके कम से कम 15-20 करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। फिर देखिए आगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में बच्चों इसकी परिभाषा है उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः। जिस समास का बच्चों यानी जब समस्त पद में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो, यानी समस्त पद है तो
पूर्व पद को न छोड़ के बाद वाले पद की, यानी उत्तर पद मतलब बाद वाले पद की, पूर्व मतलब पहले पद को छोड़ करके उत्तर पद यानी बाद वाले पद की, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो और पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्तियों के चिन्हों का लोप हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। तो बच्चों यह तत्पुरुष समास जो है वह द्वितीया से लेकर के द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक चलता है। द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, फिर पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, ऐसे मतलब 7 विभक्तियों तक चलता है। सप्तमी विभक्ति के चिन्हों तक का लोप हो जाता है। सप्तमी विभक्ति के चिन्हों का लोप होता है, वहां क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखिए उदाहरण है यथा, जैसे समस्त पद, फिर समास विग्रह। समस्त पद शरणागतः, शरणागतः, विग्रह हो जाएगा शरणम आगतः, शरणम आगतः, शरण में आया हुआ। गजारूढ़ः, गजारूढ़ः, गजम आरूढ़ः, गज पर सवार, यानी गज मतलब हाथी। फिर है बच्चों तृतीया तत्पुरुष समास। जब सामासिक पद के पूर्व पद में तृतीया विभक्ति का लोप होता है तो वहां तृतीया तत्पुरुष समास होता है। तृतीया तत्पुरुष समास होता है यथा, जैसे उदाहरण है जैसे धनहीनः, धनहीनः, विग्रह करने पर क्या हो जाएगा, धनेन हीनः, धन से हीन। फिर है नख, दूसरा उदाहरण है नख भिन्नः, नख भिन्नः, नखैः भिन्नः, नखैः भिन्नः, यानी नाखूनों से विहीन। शराहतः, शराहतः, शरेण आहतः। और देखिए यहाँ धनेन में भी तृतीया विभक्ति है, नखैः में भी तृतीया विभक्ति है। फिर शराहतः का विग्रह हुआ शरेण आहतः, शरेण में भी तृतीया विभक्ति है, यानी बाण से आहत, घायल। तो बच्चों इसी तरह से चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक का होता है। तो फिर हम अगले वीडियो में आपको आगे वाला समास फिर बना करके पढ़ा करके मतलब देंगे। ठीक है, ओके।